हेलो एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सी टेट की हमारी तीसरी क्लास में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सी टेट की तैयारी में सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी का क्लास लेंगे। इस क्लास में हम आपको, क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाता है, इसलिए 30 क्वेश्चन हम इसमें आपको बताएंगे। लेकिन 30 के 30 वही क्वेश्चन होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इतना समय रह नहीं गया सी टेट की तैयारी में। इसलिए हम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार सी टेट में आते हैं उन्हीं को हम लिस्टेड करके आपके लिए तैयार करके लाते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें और एक लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो। जिसमें पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। तो हमने पहले आपको बताया कि हमेशा कोई भी तैयारी हम करते हैं उसमें पहले हमें अपने पूरे ऑप्शंस को देखना चाहिए ध्यान से। तो पहला है घास वाले मैदान बनाना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनाना और अत्यधिक वन उन्मूलन और ग्रह पर तापमान का और ठंड होना। तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या है, घास वाले मैदान। अब सबसे पहले मध्य पाषाण युग हमें पता होना चाहिए। तो जो मध्य पाषाण युग था वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना परिवर्तन द्वारा अंकित किया गया है। मध्य पाषाण युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता था और लगभग ये 4000 ईसा पूर्व के आसपास इसमें उच्च पुरा जो पाषाण युग का अंत हो जाता है, जो पहले वाला था पुरा पाषाण। और जलवायु शुष्क और उष्ण हो गई थी, यानी जलवायु में भी परिवर्तन आया था। यहीं से मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई। इस काल में परिवर्तन में जो तापमान था ना, जो ये काल शुरू हुआ तो उसके तापमान में भी वृद्धि हुई और साथ साथ वृद्धि होने के पशु और जो वनस्पति थे उनमें भी बदलाव आया। तो जब ये सब हुआ तो सीधी सी बात है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों का बनना, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होने लगा था, जब मध्य पाषाण युग आया था। अब क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं हम। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको एग्जैक्ट उत्तर देने से पहले इसके जो बैकग्राउंड है वो बताती चलूंगी, ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहे और जो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट उत्तर है वो भी आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड भी समझाया है। तो 32 क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग, संकरा होता है सुकड़ा हुआ, जो दो बड़े स्थल भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जो स्थलीय भागों को जोड़ रहा है एक संकरा भाग, उसे क्या कहते हैं। तो इसमें पहले पढ़िए स्थल संधि, दूसरा द्वीप, तीसरा खाड़ी और चौथा जल संधि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है, जब स्थल की एक संकरी पट्टी दो विशाल भूखंडों को आपस में जोड़ती है तो वह स्थल संधि कहलाती है। तो इसमें स्थल संधि कौन सा ऑप्शन है, पहला, यानी तो इसका उत्तर है स्थल संधि। क्योंकि जो स्थल की एक संकरी पट्टी जो दो को जोड़ती है उसको स्थल संधि कहा जाता है। जैसे कि पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है, जबकि जल का एक संकरा भाग जो दो जलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है जल संधि कहलाता है, तथा जलीय भाग से घिरे किसी स्थलीय भूभाग को द्वीप कहा जाता है। तो इसलिए द्वीप भी नहीं है, तो इसका हो गया स्थल, यानी कि पहला होता स्थल संधि। क्योंकि यहाँ पर ये आप देखिए, मैंने इससे पहली क्लासेस में भी बताया कि क्वेश्चंस का आंसर खुद क्वेश्चन में भी होता है। तो यहाँ पर इन्होंने स्थल लिखा हुआ है तो जल संधि तो हो ही नहीं सकता, स्थल संधि होगा। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से भी हम उसको जोड़कर देख सकते हैं। अगर 1% हम कभी कंफ्यूज हो रहे हैं किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में तो हम इस प्रकार भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थल है किया है और हम कई बार क्या करते हैं, बस देख लिया जल संधि पढ़ा था, हो सकता है जल संधि होगा, नहीं स्थल संधि है यहाँ पर। आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि जो बंदरगाह है जहाँ पर पानी में जहाज रुकते हैं, रुकने वाला स्थान, उसको बंदरगाह बोला जाता है। तो उसमें उस संगम कविताओं में मिलता है पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन है धरनी कोटा, दूसरा ऑप्शन है पुहार, तीसरा ऑप्शन है मदुरई और चौथा है कोरकाई। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। तो इसका उत्तर है मदुरई। क्या है इसका उत्तर, मदुरई। कुछ चीज़ों को आप याद करें, उन्हें नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
जैसे कि इसमें थोड़ा सा मैं इसे डिस्क्राइब करूं तो संगम कविताओं में पुहार बंदरगाह का उल्लेख मिलता है, जो पूर्व तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह भारत में व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। इतिहासकारों को संगम कविताओं में व्यापार के प्रमाण मिलते हैं, उनको मिले हैं उनके प्रमाण, व्यापार हुआ था संगम कविताओं में, जिसका एक प्रमुख उदाहरण पुहार बंदरगाह का तमिल कविताओं में उल्लेख है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 34 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं और बहुत सावधानी से इन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब सूची 1 दिया है, नगर, दुर्ग, अग्निकुंड, भंडारगृह और बंदरगाह, ये है जो कि दूसरे से मिलान करना है। इन कौन सा किस में मिला, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, कौन किस में मिला। तो इसमें मान लीजिए जैसे कि अब पहले हम जो चीज़ हमें याद होंगी उनका तो हमें पता होगा ही होगा। तो जैसे कि अब ए है, जो ए है उसमें नगर जो दुर्ग है वो मोहनजोदड़ो जो है वो ठीक है, मिल रहा है। और हमने इन सबको आपस में मिला के देखा तो इसमें उत्तर बैठता है इसका ए। एक है इसका उत्तर, जिसमें ए का हम मिलान करें तो मोहनजोदड़ो बैठेगा, और बी का बैठेगा ये हमारा कालीबंगा जो अग्निकुंड था, और सी का बैठेगा हमारा दूसरा है ये भंडार हड़प्पा का, और बंदरगाह लोथल। होना ही था वो तो डी है, तो एक बच गया, तो ये सही मिलान हो गया हमारा। तो जो इसमें ऑप्शन 1 है, बहुत ध्यान से करना है। पहले इसमें आपको क्या करना है, सूची में जो आप सटीक हैं, जिनको आप जानते हैं जहाँ हैं, उनको सम्मिलित कीजिए। उनको करने के बाद जो बच जाए तो फिर उनमें अगर आपको नहीं भी पता है, एक बचता है तो सीधी सी बात है आपका सही गया। अगर आपके 2 बचते हैं और आपको गैस करनी है तो संभावना सही की हो जाती है उसमें। अब है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथन, ये कथन आए हुए हैं, ये भी बड़े कंफ्यूज करते हैं। ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन 1 है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। दूसरा उनका जो आर है वो है, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या ये सही है। जो हमारा 35 है उसमें इनका ऊपर से ऑप्शंस देखते हैं, 1 मिनट। यही है, इसमें ऑप्शंस देखते हैं हम। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, और ए और आर दोनों सही हैं, सही तो दोनों हैं। अब हमें इसमें व्याख्या देखनी होती है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ए सही है किंतु आर गलत है, यहाँ पर देखते रहना आप ये। और चौथा है ए और आर दोनों गलत है, गलत तो है ही नहीं, गृह त्याग तो किया था, आपको भी पता है। तो इसमें जो ऑप्शन लग रहा है ना, ए और आर दोनों सही हैं, ये वाला देखना। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की, ये हमें जरूर देखना। ये हमें सही लग रहा है लेकिन उससे पहले, अटेम्प्ट करने से पहले हम एक बार फिर देख लेंगे कि क्या है। महावीर बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया, और उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए घरों का त्याग करने वाला ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये जो आर है ना, ये आर इस ए को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ऑप्शन उसका, क्योंकि मेल कर रहा है इससे, इसलिए इसका उत्तर जो होगा 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 36। कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब ये हमें पढ़ने, बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं ये हमें, क्योंकि ये इतने टफ नहीं होते, लेकिन हम समय की कमी की वजह से सोचते जल्दी जल्दी पढ़ लो, जल्दी जल्दी कर लो। नहीं, कूल माइंड से करिए, समय उतना ही लगेगा लेकिन सही होने के चांस होंगे, क्योंकि ये पेपर जो है ना बड़ा बहुत होता है, कठिन इतना नहीं होता, बड़ा ज़्यादा होता है। और हमें जो समय का जो डर है ना, वो हमसे क्वेश्चन गलत कराता है, उसी पर हमें काबू पाना है। और आपका अब बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए एग्जाम ही टाइम है अब आपका, तो बहुत कूल रहना है आपको और बहुत कूल तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन ए है, मुगल सम्राट एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था।
दूसरा है 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में कहाँ पे है, कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। तीसरा ऑप्शन है कथक को 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश शासकों ने पसंद किया। अब ये उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? केवल ए, केवल बी, ए या बी दोनों सही हैं, या बी और सी दोनों सही हैं। अब इसमें हमें देखना, अगर हमने इसे पढ़ा होगा तो हमें पता होगा। तो जो ए है, मुगल सम्राट और उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य होते थे, आपको पता है मुगल साम्राज्यों का। अगर आपने वो फिल्म भी देखी होगी, जो मुगल वाली फिल्म बनी थी, बहुत पुरानी थी, मधुबाला वाली, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, वहाँ पे नृत्य होता है। तो ये तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब ऑप्शन बी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा था, ये भी सही है। तो जो ये अंग्रेजों वाला है ये नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। जो ऊपर के हमें मिल रहे हैं वो सही है, ए और बी। इस प्रकार से आपको चुनाव करना है। अब प्रश्न नंबर 37, कथन ए और आर को पढ़िए। ये बड़े होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग होते हैं, और सही विकल्प को चुनिए। ऑप्शन ए, शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं। और आर क्या कह रहा है कि शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। अब ये दोनों कथन है, अब हमें ये इनमें यही देखना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। अब इसमें ए है, ए क्या क्या कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है, क्योंकि ये कर रहा है सही व्याख्या। लेकिन उससे पहले हमें ऑप्शन और भी पढ़ने हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर व्याख्या नहीं करता, ये तो है ही नहीं, क्योंकि वो सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पर ऐसा ही उन्होंने मिथ्या माना था, और इसको ये जस्टिफाई भी कर रहा है। और ए सही है किंतु आर नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, दोनों गलत है ही नहीं, दोनों सही है। तो इसलिए हमारा जो 37 का आंसर है वो हुआ कि ये दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हुआ। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? एक था जत्था, दूसरा था खालसा, और तीसरा था चौथ, और चौथा था राखी। तो इनमें से 20% आपने अगर पढ़ा होगा इसे, तो आप पहले में ही समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन है 4th, यानी राखी के रूप में उन्होंने लिया था 20%। आगे चलते हैं, 39 है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, वीर सालिंगम और ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसमें है ईश्वरचंद विद्यासागर ने ये कहा था। नाम इन सभी के भी हैं, इन्होंने भी कहा है, लेकिन प्रश्न को समझना है। समाज सुधारक थे, इन्होंने भी कहा था, और राजा राममोहन राय ने भी कहा था, लेकिन प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया। यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों का, छोटी छोटी सी टेक्निकल बातें होती हैं, सुझाव देने के लिए किया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती हैं। तो ये थे ईश्वरचंद विद्यासागर, यानी 39 का 4th। ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग करते हुए यह सुझाव दिया था कि जो विधवाएं हैं वो पुनर्विवाह कर सकती हैं। अब देखते हैं हम अपना अगला 40वां क्वेश्चन। ये है, थोड़ा ब्लर है ये वाला, कोई नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विधवाओं के जो थे किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी? क्यों? पहले ऑप्शन 1 जो है लिया गया है, उनसे फीस नहीं दी थी। ऑप्शन बी दिया गया है, जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। या सी, यह महसूस किया जाता था कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जो अन्य जाति के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर अब ये कूट है, केवल ए सत्य है, केवल सी सत्य है, ए और सी दोनों सत्य हैं, या केवल ए जो चौथा है ए और बी दोनों सत्य हैं। तो ये 1820 की बात है,
अब इसमें देखना है कि 1820 के बाद वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में क्यों कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने के लिए अनुमति दी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर केवल सी सत्य है, क्योंकि यह महसूस किया गया था। ऑप्शन सी देखिएगा, अलग से दिखाती हूँ आपको, कि विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जाति के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था। ये है इसका 1820 की बात है, ये ध्यान रखिएगा। अब है बंबई में 1840 ईस्वी में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था। पहला एक देखिए, जाति प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और बाल विवाह का। ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये कोई सामाजिक कुरीति है। अगर आपने पढ़ा है तो पहले ही आप जवाब दे देंगे, क्योंकि 1820 में हमने अभी देखा कि जातिवाद का बात था, तो ये 1840 में तुरंत ये परमहंस मंडली का आया था, जिसमें मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का उन्मूलन करना था। समाज में व्याप्त जाति प्रथा के नियमों को तोड़ने के लिए इन्होंने अपनी सभाओं में निचली जाति के द्वारा बनाए गए भोजन को खाया। एक साथ ही इन्होंने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता देते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का आह्वान किया। तो अब आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में हमने परमहंस मंडली का उद्देश्य आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका एग्जैक्ट उत्तर है जाति प्रथा का उन्मूलन, जो 1840 में परमहंस मंडली गठित हुई थी और उसका उद्देश्य था यही। अब फिर सम्मिलित करने वाला आया हुआ है, राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। यहाँ पर पढ़िए पहले इनको, कृष्ण संधान, जातिगृह दहा, मेरी माँ, पूर्व के आदेश। अब यहाँ पर नंदलाल बोस, अभिनंदनाथ टैगोर, ओ काकुरा काकुजो और राजा रवि वर्मा। अगर आपने इन्हें पढ़ा हुआ है तो आप इनको आसानी से सम्मिलित कर लेंगे, जिसमें हमें सही लग रहा है ऑप्शन इसका 3, यानी कि जो ए है, यानी कृष्ण का जो ए है वो 4th यानी राजा रवि वर्मा थे इसके, और जो बी है उसका जहाँ पर है ये लग रहा है जातिगृह का नंदलाल बोस, यानी ये वाला ऑप्शन इसका सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको सम्मिलित करके अपनी कॉपी में कर लें, क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा, मैं अलग से डिफाइन करूँगी तो इसे। इसका ऑप्शन 3 है। अगर आपको नहीं आता है तो इसे आप देख लें, मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित का मिलान कीजिए जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़पने के सिद्धांत का उपयोग करते हुए हड़प लिया और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पर हड़पने वाली जो नीति थी वो है कि इनको कब हड़पा गया, सतारा को, संभलपुर, नागपुर और उदयपुर। यहाँ पर डेट है, तो जैसे ये रटने वाली है, थोड़ा याद किया जाता है कि हमने कब किसको किया था। अगर ये आपको पता है तो आप कर लीजिए, अगर नहीं पता है तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका उत्तर है 4, यानी ये वाला इसका उत्तर है, जिसमें ए में 1 है। सतारा को 1848 में किया गया था, और इसका तीसरा है, यानी संभलपुर को 1850 में किया गया था, यानी इसका 4th आंसर है। अगर नहीं पता तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 4th आंसर है। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं। अब है 44। सीटेट में यही बात होती है, उसमें ऐसे कंफ्यूजिंग दिया जाता है, पेपर बड़ा होने की वजह से माइंड पर ये प्रेशर होने लगता है कि पेपर रह जाएगा, लेकिन शांति से आप पेपर दीजिएगा। और जिस प्रकार मैं बता रही हूँ उसको पढ़ते हुए, समझते हुए, क्वेश्चन को में ही आंसर को हमें कभी कभी ढूंढना होता है। अब 44वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। बी, आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। सी, वर्ष 1952 के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अब हमें यह देखना कि कौन सा सही है, दोनों सही हैं या एक सही है, कौन सा हमारा सही है, हमें ये देखना है। तो इसमें जो ऑप्शंस हम पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शंस में हमें लग रहा है कि ए और बी, ये ए और बी दोनों, क्योंकि कौन सा कथन सही है। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, कि भाषा के आधार पर ना किया जाए, और आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। तो इसका आंसर है तीसरा।
हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये शायद आपको पता भी होगा। यहाँ पर देखिए 45, हमारे सौर मंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले? बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो यहाँ पर ये कट गया, नहीं होगा। इसमें शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इसमें से ये कट गया, ये भी नहीं होगा। मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, यहाँ पर ये नेपच्यून नहीं होगा। तो अब ये मंगल भी है, बृहस्पति है, शनि है, हाँ इन पर है चारों ओर छल्ले। तो इसका उत्तर होगा फोर्थ। अब आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो एक है 180 डिग्री देशांतर, 90, 0 डिग्री और यहाँ पर भी अक्षांश के साथ है ये। तो इस आई होप ये आपको पता होगा, 180 डिग्री देशांतर के साथ होती है अंतर्राष्ट्रीय रेखा। आपको पता होगा जहाँ तक 180 डिग्री देशांतर, ध्यान रखना देशांतर, अक्षांश और देशांतर में हो जाए। आपने 180 याद कर लिया, लेकिन वहाँ अक्षांश दे दिया उन्होंने ऑप्शन में, ये कंफ्यूज करने के लिए होता है। यहाँ है देशांतर, याद रखना। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लाइन है 180 डिग्री देशांतर, नॉट अक्षांश, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं हम 47, 22 दिसंबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। इसमें कर्क रेखा और सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। बी, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। सी, दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है। और डी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से सही हैं। केवल कथन ए सही है, ये तो हो नहीं सकता। और बी में है कि कथन बी और सी सही हैं। बी और सी जो ये कह रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। ए बी सी डी इन्होंने सारे सही बता दिए, जबकि ऐसा नहीं है। और ऑप्शन कथन सी और डी सही है। सी दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश देता है, बिल्कुल सही है। और डी इसमें कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ, सी और डी, ये सही है। तो इसका उत्तर हुआ फोर्थ, यानी सी और डी सही है। 22 दिसंबर के संबंध में सी और डी सही है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग को प्रकाश प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। अब देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 48, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? क्या दर्शाते? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश, महाद्वीप और सागर, या विश्व के जलवायु संबंधी। इनमें से क्या दर्शाते हैं? तो ये गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1। बड़े पैमाने पर जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं वो गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं, ये इसका उत्तर है। अब 49, पारितंत्र की रचना में सम्मिलित है। क्या क्या है सम्मिलित? जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, दूसरा है जीवधारी और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध, और सी है प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। क्या पारितंत्र जो है वो क्या समझाता है? तो जो इसमें है ए और बी, ऑप्शन 1 कह रहा है ए और बी। तो जीवधारियों के बीच संबंध होता है, जीवधारी और आसपास के वातावरण के बीच संबंध होता है, बिल्कुल सही है। और इसमें बी और सी ये नहीं है, ए और सी भी नहीं है, क्योंकि सी को ले लिया, सी है नहीं इसमें। तो इसका उत्तर है 1, यानी कि ए और बी सही है, क्योंकि सी सही नहीं है आंसर। ये बीच प्राकृतिक तत्वों का संबंध नहीं है, जीवधारियों का है। तो ए और बी ये दे रखे हैं ऑप्शन 1 में। ये बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, हमें पहले अपना आपको ये निशान लगाना होगा पेंसिल से लेके। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये नहीं है, तो इसको ऐसे किया मैंने। अब ये वाले ऑप्शंस किस किस में मिल रहे हैं उस प्रकार से आप करते चलिए। जो पारितंत्र होता है ना वो जीवधारियों के बीच का होता है, चाहे वो जीवधारियों के वातावरण का है या उनके पारस्परिक संबंध का है। अब क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। ये युग्म और मिलान बड़े टफ से होते हैं, इन्हीं पर आप फोकस करिएगा। ये है मिसिसिपी, अमेजन, ऑरेंज, डार्लिंग। अब ये याद करने वाले हैं, आपने याद कर रखे हैं तो आप फटाक से जवाब देंगे इसका। जैसे कि इसमें
जो उपयुक्त उम्मेलन से कितने युग जो है सम्मिलित हैं, तो कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो इसमें जो सम्मिलित लग रहा है वो केवल 4 लग रहा है हमें, विकल्प नंबर 4। यहाँ पर देखना, ये विकल्प नंबर 4 है, यानी कि जो तीसरा पॉइंट है ऑरेंज वाला, ये वाला, ये हमें सम्मिलित लग रहा है, ऑरेंज एशिया। बाकी हमें सम्मिलित नहीं लग रही। तो इसका आंसर है फोर्थ, यानी कि ये वाला मिलान हो रहा है सही से, बाकी मैच नहीं है आपस में। अब आगे चलते हैं, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। ये बहुत आसान है, हम बहुत पहले से इसे पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें उष्णकटिबंधीय, ये सारे ऑप्शन से एक बार पढ़ लेते हैं, भले ही हम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सभी पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों में ये नहीं वाले प्रश्न दे देते हैं। तो इसका है पहला, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर, महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, महाद्वीपों के मध्य में, या महाद्वीपों के उत्तरी किनारों पर। तो इसका उत्तर है पहले वाला ही है, यानी उष्णकटिबंधीय पश्चिमी किनारों पर, क्योंकि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक हवाएं जो होती हैं ना, वो अपनी नमी को पूर्वी भाग में ही निकाल देती हैं, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए हमने आपको इसे बता भी दिया है। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। यानी 1, यह परत बादलों में लगभग मुक्त होती है। 2, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। सी, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो अब इसमें हमें सारे ऑप्शंस देखने, ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए और सी सही है, या ए बी सी सही है। तो क्योंकि ये तीनों ही सही हैं, क्योंकि ए परत बादलों से, ये इसमें जो है समताप मंडल के संदर्भ में ये सभी सही हैं, क्योंकि जो समताप मंडल धरातल से अधिकतम 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। आप जानते होंगे, नहीं है तो आप नोट करिएगा, 50 किलोमीटर तक है समताप मंडल धरातल से। यह परत बादल एवं मौसम संबंधी सभी गतिविधियों से मुक्त होती है और समताप मंडल में ही ओजोन की उच्च सांद्रता, यानी ऑक्सीजन के तीनों जो अणु होते हैं ना, से बना एक अणु के कारण ओजोन परत स्थित है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पर्यावरण की रक्षा करती है। आई होप ये आप जानते होंगे कि ओजोन परत क्या कार्य करती है। तो इसको थोड़ा सा हमने बता दिया है। अब आगे देखते हैं, क्योंकि फिर और थोड़ा डिटेल में मन कर रहा था बताने का, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर थोड़ा सा मैं इसे और डिफाइन करूं तो बेटर रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी मैं थोड़ा और लूँ, लेकिन मुझे भी लगता है टाइम ज़्यादा हो रहा है, कहीं आप वीडियो को स्किप ना करने लगे। प्लीज़ बस वीडियो स्किप मत करिएगा, क्योंकि रह जाता है और अब आपका एग्जाम टाइम है। चलिए शुरू करते हैं आगे से। उच्च ज्वार के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए और पहचान कीजिए कि कौन सा कथन सही है। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक है, उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। अब ये दोनों में से, इसमें से पूछेंगे कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो है सही है ए, यानी ए और बी दोनों सही हैं। किस प्रकार से सही है, थोड़ा सा मैं इसे बता देती हूँ आपको। उच्च ज्वार के उसमें समय तटीय भाग के जो तलीय भागों में निक्षेपित अवसाद सागरीय लहरों के द्वारा हटा दिए जाते हैं। इसी कारण बाहरी जहाज तटीय भागों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, और यही कारण भी होता है बच्चों, जिससे उच्च ज्वार नौ संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार मछली पकड़ने में भी ये सहायक हो जाता है, और उच्च ज्वार के कारण तटीय भागों में पर्याप्त मात्रा में मछलियां लहरों द्वारा जमा भी हो जाती हैं, जिन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब मुझे लगता है कि आपको लग गया होगा कि हाँ, दोनों कथन किस प्रकार सही हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, नदी का मुहाना क्या होता है। 54 है, नदी का मुहाना क्या होता है। इसमें पहला है, यह स्थान जहां से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहां एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। तीसरा, वह स्थान जहां कोई नदी किसी जल राशि से मिलती है। और चौथा, वह स्थान जहां नदी शुष्क मौसम में सूख जाती है। तो इसका उत्तर है तीसरा, यानी कि पहले आपको और ऑप्शंस हटा के दिखाते हैं। इसका ऑप्शन है तीसरा, वह स्थान जहां कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसको मुहाना बोला जाता है। जैसे कि सहायक नदी के रूप में किसी अन्य नदी में झील, सागर, अर्धशुष्क भाग से मिलती है, उसे मुहाना कहते हैं। नदी अपने मुहाने पर डेल्टा एस्चुरी का भी निर्माण करती है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे सुंदरलैंड डेल्टा भी कहा जाता है।
जहाँ पर गंगापुत्र होती है ना, उसको सुंदर डेल्टा भी कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र भी है वो, आपको बता दूं बच्चों, जहाँ से नदी निकलती है और इस नदी का उद्गम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अब ये आप समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं हम अपना 55। विश्व में कौन सा देश कोयले का अग्रणी उत्पादक है? सीधे याद करने वाले प्रश्न हैं। आई होप इसका आपको पता भी हो कि कौन सा है, यानी कि चीन है। मुझे याद है तो सीधा मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नहीं देखा, ना भारत है, ना इंडोनेशिया, ना ऑस्ट्रेलिया। चीन देश विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। आगे देखते हैं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन हैं उनको लगता है समझाने की जरूरत नहीं है। 56 देख लेते हैं हम अब, जिसमें विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। 56 है, जिसमें आप इसके ऑप्शंस देख लें। गहन एवं निर्वाह कृषि, स्थानांतरी कृषि, जलवासी पशुचारण और मिश्रित। तो इसका जो उत्तर है वो है 2, स्थानांतरित कृषि। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ, जिसमें ऐसी कृषि होती है जो पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारों ओर पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, जलवासी पशुचारण कहलाती है। जलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवस्था है, जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शस्त्र, औजार, ये सभी जो चीजें होती थी ना, तो पशुओं पर निर्भर करता था। पशुचारक पानी एवं चरगाहों की खोज में मैदानी भाग और पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते थे, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित को भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है। कौन सा? भारत के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। झारखंड में लोग एक दूसरे को अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक लोगों के जीवन को प्रभावित करती है और राष्ट्र के चिन्ह जो प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। अब हमें इसमें सारे को मिलान करते हुए देखना है कौन सा सही है। तो ए मेरे हिसाब से सही है, और हिसाब से क्या ये सही ही है। लोगों के विवाह के तरीके भी अलग है, झारखंड में भी ये भी सही है और सी भी सही है। अगर सही नहीं है तो ये राष्ट्र के जो चिन्ह हैं ये विविधता को नहीं दर्शाते, ये आप भी जानते होंगे। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए और बी और सी तीनों को सही दिखा रखा है? वो तीसरा है। तो इसका उत्तर हुआ तीसरा, यानी कि भारत की विविधता को दर्शाने में लोगों के विवाह के जो भिन्न भिन्न तरीके हैं वो भी शामिल हैं। झारखंड के लोगों का जो वो होता है, किधर गया क्वेश्चन, हाँ, झारखंड के लोगों का अभिवादन करने का जो जोहार होता है प्रयोग, वो भी सही है, और विभिन्न संस्कृतियां लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं, ये भी सही है। बस ये गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया तीसरा सही। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 59। विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध यानी ब्लैंक पैदा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, आपको बता दें, पहले सबको पढ़ लेते हैं। सराहना, पक्षपाती राय बनाना, भेदभाव करना और उपहास करना। इसमें ऑप्शन जो पक्षपाती राय बनाना है, विशेष समुदाय जैसे कि आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना इन लोगों के विरुद्ध पक्षपाती राय बनाना पैदा कर सकता है। इसमें ऑप्शन जो है यहाँ पर अब हम देखेंगे, जो 2 है ये होगा, यानी कि बी, सी और डी। बी, सी और डी। सराहना तो हो ही नहीं सकता, तो पक्षपाती राय हो गया, भेदभाव हो गया और उपहास हो गया, ये तीनों आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में हमारे। आदिवासियों के विरुद्ध जो रूढ़िवादिता का होता है। अब है 60 क्वेश्चन। कथन है यहाँ पर, शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान सरकार के तीनों अंगों, 3 अंग होते कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायक पालिका, न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पढ़ लेते हैं चारों को। ऑप्शन जो ए है हमारा, प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। बी है, तीनों अंग अपने परिभाषित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत काम करते हैं। सी है, यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करता है। और डी है, यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच सुगम लेन देन की या व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। अब इसमें हम सही उत्तर देख लेते हैं भाई। ये देखिए, ए सही उत्तर का चयन कीजिए, ए और सी है केवल।
और बी और सी है, केवल ए और बी है और सी और डी है, ये है। तो इसमें जो सही है, अंकुश तो नहीं रखता, तीनों अंग अपने अपरिभाषित क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकार और आज़ादी की रक्षा करता है, ये है। यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच सुगम लेन देन और व्यवहारों को सुनिश्चित करता है, ये भी है। तो अब ये देखना हमें सी और डी कहाँ पर है, क्योंकि हमें सी और डी सही मिले, यानी इसमें। तो हमारा इसका आंसर हुआ फोर्थ, यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा है, यहाँ पर इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से बता देते हैं। जो शक्तियों का बंटवारा है, यहाँ पर प्रावधान सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका, वाद पर बीच में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। यह भारतीय नागरिकों के अधिकार और आज़ादी की रक्षा करता है, ये है। दूसरा भी है, प्रावधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच सुगम लेन देन का करता है। तो ये काम इनके हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और अब 30 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। 30 हम अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर आपको टाइम जो भी सूट लगे, आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइम भी बता दीजिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्लास जो टाइम आपको सूटेबल हो उसी में आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।